एलन, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रार हमारे साथ नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है तब से बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है कि उनकी जो माशी इस्लाहात की पॉलिसी है, जिसके बारे में वो बार बार बात करते रहे हैं, वो कब आएगी। अभी उसमें वक्त है, शायद इस महीने के आखिर तक कहा जा रहा है कि वो फॉर्मली लाई जाएगी, मगर कुछ टुकड़ों में चीज़ें सामने आ रही हैं। मसलन एक फ़ाइनेंस बिल पेश हो रहा है वसत साहब मंगल के रोज़, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो टैक्स में रियायत दी गई थी गुज़िश्ता हुकूमत ने जाने से पहले, उनको वापस लिया जा रहा है। और वो इस्लाहात जो थी वो ये थी कि उन्होंने टैक्स की हद जो है वो 4 लाख से बढ़ा करके 12 लाख सालाना तक कर दी थी कि उससे नीचे 12 लाख तक टैक्स फ्री आमदनी है और 12 लाख के बाद जो टैक्सेबल होंगे। और उसमें कहा यह गया FBI की जानिब से कि उससे उस वक्त तो ज़ाहिर हुकूमत ने किया था, तो उस वक्त तो FBI ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन उससे 100 अरब के करीब रेवेन्यू का फ़र्क पड़ा। तो ये जो फाइनेंस बिल अब लेकर के आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये छूट वापस होगी, लेकिन उसमें कहा यह गया है कि जो कम आमदनी वाला तबका उस पर ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे और वो ये करेंगे कि जनाब 4 से लेके 8 लाख तक जिनकी तनख्वाह है उन पर 1000 रुपये टैक्स होगा और 8 से लेकर के 12 लाख जो है उन पर 2000 रुपये टैक्स होगा। बाकी फर्दर इंक्रीज़ बढ़ती रहेंगी। तो उनका अब FBI के जो ओहदेदारान वो ये कह रहे हैं कि कम से कम उससे ये होगा कि 100 अरब तो ज़ाहिर है उसका जो रेवेन्यू में वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम 50 से 60 अरब जो है हमें इससे वापस मिलेगा। अब इस पर अभी तक कोई ऐसी तनकीद नहीं हुई है, क्योंकि FBI का ये कहना है कि आप 4 लाख से यकायक 3 गुना बढ़ा करके 12 लाख जब आपने किया, तो इस प्रोसेस को स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो बढ़ाना चाहिए था। मतलब आप उस वक्त 6 लाख या 8 लाख कर देते और अचानक 12 लाख किया। इलेक्शन सर पे थे तो वो ज़ाहिर है उन्होंने एक पॉपुलर डिसीजन लिया जिसके ऊपर जो है ये सारा कुछ हुआ। और उसके अलावा FBI ये भी कह रहा है कि वो 10 लाख लोगों के से ज़ायद अफराद का ऑडिट उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो उनके मुताबिक जो है वो टैक्स नहीं दे रहे। तो उस बारे में भी आगे वो होगा कि उनको एक टैक्स एमनेस्टी ऑफ़र की जाएगी कि जनाब आप जो है ना वो जो भी टैक्सेबल है आप 25% दे दें। तो शायद 25%। यहाँ तो 2% पे राजी नहीं थे। नहीं टैक्स का मैं तो, वही बात, हाँ नहीं वो तो वैल्यू का ना, हाँ। वो जो था मैं ये कह रहा हूँ माजी में जो इस तरह की स्कीमें आई हैं वहाँ तो 0.2% देने पे तैयार नहीं, तो ये 25% कैसे दिया जाएगा? 12 दे देंगे। अब ओवरऑल जहाँ तक माशी पॉलिसी का सवाल है, अभी और भी चीज़ें आनी हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि विद होल्डिंग टैक्स जो इम्पोर्ट्स के ऊपर है वो बढ़ाया जाएगा, 2% से 3% किया जाएगा। और इसी तरह गाड़ियों का और चीज़ का और वो जो है हाई एंड फ़ोन्स का तो हम कह चुके हैं। मुझे कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें ज़रा बताओ कि क्या इन पे भी कोई काम हो रहा है जो कि मेरे हिसाब से फौरी तौर पे करने के काम है। मसलन फैटफ सर पे है तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए उससे भी तो मईशत की बेहतरी होगी। क्या उसके लिए कोई मजबूत शिकंजा, कानून साजी तो बहुत हो जाती है, शिकंजा कोई तैयार PTI की हुकूमत कर रही है या नहीं है? जो माजी में सियासी बुनियादों पे कर्जे माफ़ किए गए, आप समंदर पार से तो दौलत लाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, स्विट्ज़रलैंड और फलानी जगह पे, लेकिन जो आपके मुल्क के अंदर सियासी बुनियादों पे कर्जे लेके और उन्हें माफ़ करवा लिया गया, क्या PTI सबसे पहले उन पे तवज्जो देगी, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड जाए? फिर यह है कि जो मराहत, ठीक है अच्छी बात है आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से लेके ग्रेड 1 से लेके और 23 तक तनख्वाहों और मराहत का जो तफावत है, अगर उसको भी जमा कर लिया जाए तो क्या उस फ़र्क को कम करने में PTI की हुकूमत इंटरेस्टेड है? इसलिए कि उससे भी शायद अरबों रुपए बच सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर टैक्स अब मेरे इल्म में नहीं है कि वो है या नहीं है, उस पर बड़ी बात होती है। उस पर मैं जब से पैदा हुआ हूँ होश संभाला है तब से बात हो रही है।
तो चूंकि ये नए पाकिस्तान की हुकूमत है, इनके मुंह से मेरी हसरत है कि एग्रीकल्चर के बारे में भी मैं थोड़ा सा कोई लफ्ज़ सुनूं टैक्सेशन के हिसाब में। शेख रशीद साहब ये तो कह रहे हैं कि रेलवे की ज़मीन को हम छुड़वाएंगे कब्ज़ा माफिया से और कमर्शलाइज़ करेंगे। तो भाईजान ये राग तो हम जो हुकूमत के दौर से आज तक सुन रहे हैं, तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो कैसे छुड़वाएंगे? छुड़वाएंगे नहीं, कैसे छुड़वाएंगे? प्रैक्टिकल मेजर जो हैं वो क्या हैं? सिर्फ रेलवे की ज़मीन पे तो कब्ज़ा नहीं हुआ, दीगर सरकारी इदारों की ज़मीनों पे भी कब्ज़ा हुआ है। सिर्फ दीगर सरकारी इदारों की ज़मीनों पे तो कब्ज़ा नहीं हुआ, इसी हुकूमत पाकिस्तान की रियासत की लाखों एकड़ ज़मीन कोड़ियों के भाव मौसर इदारों को और ठेकेदारों को और बिल्डर माफिया को जो बांटी गई है वेल की तरह, क्या उसको भी वापस लेने की या उसको भी मार्केट रेट पे जुर्रत की जाएगी? जो मैं डिफेंस में घर तुमसे 18 करोड़ रुपए में ख़रीद रहा हूँ, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट में उसे 3.5 करोड़ का दिखा रहा हूँ, क्या इस हरकत पे भी पीटीआई की हुकूमत गौर फरमाएगी? ये मुल्क की मईशत को मजबूत कराने वाले स्टेप्स है ना, तो मैं इन पे सुनना चाह रहा हूँ। अब आज मैंने आसिफ फारूकी की एक रिपोर्ट पढ़ी बीबीसी में, 4 हेलीकॉप्टर कैबिनेट डिवीजन के वो नीलाम किए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, फालतू है नीलाम कर दिए जाएं, लेकिन वो 4 हेलीकॉप्टरों की हालत जो बताई गई है वो ये है कि वो उड़ना तो दूर की बात है, चलने के लिए भी काबिल नहीं है, और वो फी किलो के हिसाब से अगर कोई खरीद ले तो ये है। न्यूज़ बहुत बड़ी बन गई कि 4 हेलीकॉप्टर हैं। उसमें देखें अब एक उस पर आते हैं, फैटफ की आपने बात की। फैटफ ने अनाउंस किया है कि वो इस हुकूमत को मज़ीद वक्त दे रहा है। जो दिसंबर में होना था वो अब अगली साल सितंबर तक का वक्त दिया गया है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है, और आई एम श्योर असद उमर के ज़ाहिर है इस पे ख़ासी मीटिंग्स जो हैं वो केयर टेकर दौर में भी हुई और अब भी हुई, तो यही फैसला किया गया है कि इसको हम देखते हैं। पहले जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं, कर्ज़ों की आपने बात की, अब जो फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी बैठी हुई हैं कैबिनेट में, नहीं नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। देखिए मुशर्रफ दौर में एक बहुत बड़ी लिस्ट छपी थी, उसके बाद भी छपती रही, और ये हर साल होता है कि चीज़ें आती हैं। यही वो रिफॉर्म्स हैं कि जिसके लिए सब पीटीआई ने खुद, बल्कि बजाय इसके कि हम किसी और को देखें, पीटीआई ने खुद इस चीज़ को कहा कि हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये ना हो। अच्छा, कोई मेरी हसरत रही कि कोई अस्पताल कहा जाए कि जी फलानी इमारत को हम अस्पताल में कन्वर्ट करेंगे। इस मुल्क में कराची जैसे 2 करोड़ के 2 करोड़ या 2.5 करोड़ वट एवर 2.5 करोड़ के शहर में कितने 4 सरकारी अस्पताल है ना काम के, या 5 हैं, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में हैं। तो भैया हमें अस्पतालों की भी ज़रूरत है। इतनी जो 400 कनाल की, 1000 कनाल की आप कर रहे हैं, 8 कॉलेज से ज़्यादा वहाँ अस्पताल की ज़रूरत है। 8 कॉलेज से ज़्यादा हमें प्राइमरी एजुकेशन की ज़रूरत है, उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। गरीबों के लिए ये सब किया जा रहा है। गवर्नमेंट हाउस मरी जी, इसको हेरिटेज बुटीक होटल में कन्वर्ट किया जाएगा। भैया हेरिटेज बुटीक होटल से क्या तुम और मैं वहाँ रहना अफोर्ड कर सकेंगे? हम गरीब आदमी भी नहीं है, लेकिन बताओ, अच्छा गरीब आदमी है। अच्छा, इसके अलावा जनाब मरी का जो पंजाब हाउस है उसे वो दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को टूरिस्ट रिजॉर्ट के लिए। वहाँ आम आदमी रहेगा ना जाके, है ना, इस मकसद से दिया जा रहा है। इसी तरह गवर्नर हाउस लाहौर है, उसको म्यूजियम और आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया जाएगा। कराची का जो गवर्नर हाउस है उसको भी म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। कोई इनमें से जाके नेशनल म्यूजियम कराची की हालत देख ले, इतनी बड़ी जमीन है, घर की हालत, जिन्ना हाउस के घर की हालत देख ले, और उसके बाद भी पहले यार उन्हें सुधार दो, उसके बाद गवर्नर हाउस को भी म्यूजियम बना देना। मतलब मैं क्या क्या बात करूँ ना, ये लाहौर का जो गवर्नर हाउस है इसको भी म्यूजियम और आर्ट गैलरी बनाया जाएगा। अच्छा, वजीर आला का जो दफ्तर था लाहौर का, उसे क्राफ्ट म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर में। अब इसका आम आदमी से यार क्या ताल्लुक़ है? आम आदमी को तो चाहिए हॉस्पिटल, उसको चाहिए स्कूल, उसको तो चाहिए और ज़रूरी इमारतें, उसको चाहिए सुर्ख फीते से नजात, बिल्कुल, वन विंडो ऑपरेशन, बिल्कुल। तो ऐसे इदारे और ऐसे लोग जो हैं उनको डेवलप करें। ये करने से आर्ट कॉलोनी तो बन जाएगी बड़ी आला,
इसके अलावा बताएं क्या होगा? नहीं, लेकिन वुसै साहब देखें, अलामती है, अलामती भी है, लेकिन एक तरह से तो जो इस वक्त मुल्क की हालत है या वो है, ज़ाहिर है बड़े बड़े इतने गवर्नर हाउसेस या ये वो, मैं तो कहता हूँ कि ये जो जिना कोर्ट्स के ऊपर रेंजर्स का हेडक्वार्टर है उसको भी शिफ्ट हो जाना चाहिए अब, क्योंकि वो वहाँ पर ये सारी ऐसी चीज़ें कि आप ऐसी फिर बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करें और उसका प्रोडक्टिव यूज़ देखें। आपको जो आपने नेशनल म्यूज़ियम की बात की, लाहौर में भी म्यूज़ियम है, वहाँ आप कभी जाए कि कितने लोग आते हैं और क्या उनकी बात हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे? गवर्नर हाउस खोला, बहुत अच्छा किया आपने, लोग भी आए, 900 लोग आए, पहली दफ़ा थी, ठीक है, और वो बच्चे खेले भी, सारा कुछ वो हो गया। बियॉन्ड दैट क्या है? तो ये चीज़ें इन पे वो ये कहते हैं कि इन पे जो है ना 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ तक सालाना इनकी अपकीप के ऊपर से इनको। तो जब वो यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो क्या उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी? क्या उस पर पैसे नहीं? म्यूजियम की तो मेंटेनेंस कितनी ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोचने वाली है ना, लेकिन सोचना बड़ा मुश्किल काम है, सोचना। और देखिए पीटीआई की हुकूमत से यही सबकी तवक्को थी कि आप वो रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे कि एक दफ़ा, और ये बड़ा मैटर करेगा। अगर ये इनका जो तजर्बा है नाकाम हो गया तो फिर सारे यही कहेंगे कि अच्छा। और आप में और मुस्लिम लीग नवाज में क्या डिफरेंस था? इलेक्शन कैंपेन किस बुनियाद पे चली कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं और उनका कोई आवाम से लेना देना नहीं होता। भाई साहब, आप जो ये इमारतें कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो फिर आवाम के लिए कर देना, फिर उनको बुटीक रिजॉर्ट और हाई फाई और टेक्नोलॉजी और फलाना ये हमें रागबत दे। ठीक है कि प्राइमरी स्कूल या हॉस्पिटल तो इतना ज़रूरी है आपके, और इतनी बड़ी बड़ी ये 500 1000 केनाल के ऊपर है आप यार, ये बेच दें इमारतें। इनसे जो बिलियंस ऑफ रुपीस हासिल होंगे उनको प्राइमरी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। मेरे साथ के स्कूल को 4 दीवारी दे दें, बैतुल खुला दे दें और बेंचें दे दें उन अरबों रुपए से, और इसको डिज़ाइनर और बुटीक उस पर ना बनाए। ना मेरे किसी काम का है ना आपका। हाँ, 8 कालमी खबर लगेगी, पट्टी भी बेहतरीन चलेगी। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। थोड़ी बात अपनी भी कर लें, यानी सहाफ़ियों की, और उसकी वजह यह है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जान को और ख़तरा और तशद्दुद के वाक़यात में तो कमी आई है, मगर आज़ाद सहाफ़त के लिए जो हालात हैं वो मज़ीद नामवाफ़िक हो गए हैं। और इसकी एक बड़ी मिसाल कल सना बुच्चा ने जहां वो प्रोग्राम करती थी पब्लिक न्यूज़ में, वहां से भी उन्होंने रिज़ाइन किया और उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब, मैं कभी भी अपनी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस पे ना कॉम्प्रोमाइज़ किया था और ना करूँगी, लिहाजा मैं ये चैनल छोड़ रही हूँ। बहुत से बातें होती रही हैं गुज़िस्ता 6 महीने में कि जनाब सहाफ़त पाकिस्तान में किस कदर आज़ाद है, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को हमसे शायद ज़्यादा ही पता होगा कि कितनी आज़ाद है। पोलराइजेशन भी हो गई है, कुछ चैनल एक साइड पे हो गए, कुछ चैनल दूसरी साइड पे हो गए, बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो इस पे हम इस पे रिपोर्ट में जी एक आध बात और भी कही गई है कि मीडिया को मुल्की हालात और अहम मामलात में सच्चाई के साथ पेश करने में दुश्वारी का सामना है, और इस पे 2 एहलकार आए थे एक्चुअली फरवरी 2018 में कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के। उन्होंने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और उकाड़ा में दौरे किए, सहाफ़ियों से और मीडिया हाउसेस के लोगों से मुलाकातें की। उनकी गुफ्तगू से बकौल CPG ये तासुर मिला कि अस्करी हलकों की जानिब से खामोशी से रिपोर्टिंग का दायरा तंग किया जा रहा है। सेल्फ सेंसरशिप, एडिटर्स पे दबाव और तशद्दुद की इक्का दुक्का वाक़यात या धमकियाँ वगैरह वो तो चल ही रही हैं। CPG के अहलकारों ने बकौल इनके ISPR के सरबरा मेजर जनरल आसिफ गफूर को भी एक तवील सवालनामा भेजा था, मगर इसका कोई जवाब नहीं मिला। मुलाकात की दरख्वास्त की गई थी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात थी मरियम औरौज़े के ज़माने में, उनसे भी मुलाकात तयशुदा थी, लेकिन आखिरी लम्हे में मनसूख हो गई, अल्लाह जाने क्यों। तो आज़ादी सहाफ़त पर दोनों साइड्स एक ही पेज पर हैं।
थी वो मतलब ज़ाहिर है, लेकिन ये हुकूमत भी एक ही पेज पर है और ख़ासी क़ुर्बत भी है। इस सिलसिले में हमने बात करने के लिए मज़हर अब्बास को बुलाया है। आप सब जानते हैं ख़ासा इनकी जिद्दोजहद भी रही है आज़ादी सहाफ़त के लिए। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, अभी भी ख़ासा बोलते हैं, हम लोगों से ज़्यादा ही बोलते हैं जब PFUJ एक थी। मज़हर, आपने भी ये रिपोर्ट पढ़ी होगी, किस कदर ये रिपोर्ट उस बात की अक्कासी करती है जो हम आप फेस कर रहे हैं यहाँ पर डेली बेसिस पर? शुक्रिया मुबशिर। देखिए, सूरत हाल बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, और परेशान कुन इस वजह से ज़्यादा मुझे नज़र आती है, जिस तरह अभी आपने बताया जो साबिक़ हुकूमत की, ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि इससे पहले बनाई हुई रिपोर्ट है, लेकिन उस पीरियड में हमने एक बहुत ही गैर मामूली चीज़ देखी जो मैंने माजी में हुकूमतों में नहीं देखी, कि इतनी बेबस हुकूमत नहीं देखी मैंने। यानी आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक प्रेस जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था, कानून लाया जा रहा था, उसका खुद वजारत इत्तलात को नहीं पता था, वजीर इत्तलात को नहीं पता था, और उस कानून के ऊपर फिर उन्होंने एक इंक्वायरी बैठाई कि जी ये किसने ये कानून बनाया है, कौन ये कानून पेश करने वाला है। तो वो खुद भी क्लूलेस थी, और बिल्कुल यही सबसे जो खतरा, जो खतरनाक सूरत हाल है वो यही है, और यही बिल्कुल इसी तरह का एक कानून सिंध में लाया जा रहा था, और सिंध के जो उस वक्त के वजीर इत्तलात हैं उनके इल्म में भी नहीं था। जब उनके इल्म में लाया गया और वो किसी तरीके से पार्लियामेंट में पेश किया, असेंबली में पेश किया जाने वाला था, तो उसको रोका गया इस चीज का। तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने ये पढ़ा नहीं है। तो आप मुझे ये सिर्फ निशानदेही ये करना है कि जो ऐसी सूरत हाल इससे पहले इसलिए नहीं थी कि पहले हमें ये पता था कि हुकूमत की प्रेशर लाती है, सही हुकूमत के तहत दबाव आता है। मज़हर साहब, सॉरी, एक न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, हम वापस आएंगे न्यूज़ अपडेट के बाद, और जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं CPJ कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से जो शाया हुए, उसमें यह भी कहा गया है कि ताकतवर इदारों ने ऐसे इक़दाम उठाए हैं जो मीडिया की आज़ादी में न सिर्फ रुकावट बने हैं बल्कि मीडिया को मुल्क के हालात और अहम मामलात सच्चाई के साथ पेश करने में दुश्वारी का सामना है, और उससे आवाम को हालात से मुकम्मल वाक़फ़ियत नहीं होती। आर्टिकल 19 कहते हैं कि मीडिया को जो है आज़ादी देता है कि ख़बर को बग़ैर सेंसर के चीज़ों को वो कर दे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आर्टिकल 19 वो सब आर्टिकल 6 बनता जा रहा है कि सहाफ़ियों के लिए। तो वो जब आर्टिकल 6, क्योंकि या तो आप मुहिब्बे वतन हैं या नहीं हैं, ठीक है, या ये उसमें ज़ाहिर है मज़हब का आप रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान हैं या नहीं है, तो ये दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल इस पे आकर के ख़ासा जो है चीज़ें फंस गई हैं, सहाफ़ी भी फंस गए हैं। तो मज़हर, आप बताइए इस सारी सूरत हाल में सहाफ़ी करें तो क्या करें? देखिए मुबशिर, बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। यानी हम अगेन ये रिपोर्ट जिस पीरियड की है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, पहली मरतबा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये देखने में आया कि हुकूमत के हक में लिखना और बोलना जो है वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था। और जो भी जर्नलिस्ट थे जो PMLN को सपोर्ट कर रहे थे वो मुश्किल में नजर आए हमें। बिल्कुल इसी तरीके से जिस आपके आर्टिकल्स हों या आपका चैनल पे दबाव हो, वो हमें बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आया, और दो बड़े मीडिया ग्रुप खास तौर पे इसका टारगेट होते नज़र आए। अब आप से कहें कि सबूत लेकर आएँ तो आप सबूत इसलिए नहीं ला सकते कि अखबार की सर्कुलेशन अगर कहीं अफेक्ट हो रही है तो उस हॉकर में तो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो कहे कि उसे किसने कहा कि आप अखबार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें। किसी केबल ऑपरेटर में ये हिम्मत नहीं हो सकती कि केबल ऑपरेटर ये कहे कि किसके कहने पर आपने चैनल ऑफ एयर किया। मैंने पैमरा के उस वक्त की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के कुछ लोगों से और पैमरा के मेंबरान से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब एक ज़माने में जब चैनल को ऑफ एयर किया जाता था तो
उन्होंने कहा हमने जब मालूम किया तो हमारे नॉलेज में भी नहीं था। हमने कहा हमने तो कोई किसी चैनल के खिलाफ ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी, और हमने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो ये चैनल कैसे ऑफ एयर हो गया। तो इस तरह की जो सूरत हाल कभी भी पहले देखने में नहीं आई, और ये वो दबाव है कि जिसके बारे में अब अगर आप फेमस डॉन लीग की ही मिसाल ले लें तो क्या मुरवजा तरीका होता है किसी अखबार के पास, अगर हुकूमत ने या किसी इदारे ने उसकी तरदीद की है खबर, और अखबार ये कहता है और रिपोर्टर ये कहता है और एडिटर ये कहता है कि मैं अपनी खबर पे स्टैंड करता हूं, तो फिर तो एक ही तरीका होता है कि अगर आप उसे गलत साबित करें तो आप कोर्ट में ले जाएं उसको। कोर्ट में तो कोई भी नहीं ले गया मगर, लेकिन इंक्वायरी तो हुई और इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। वो तो सबका हक है कि अगर एक इंक्वायरी हुई है उसमें जो भी फाइंडिंग्स उसकी आई हैं वो सामने तो आनी चाहिए। यहाँ तो हर मामला जो है बिल्कुल अंडर द कारपेट ही हो रहा है ना, और रेड लाइन जो है हम रेड लाइन की तरफ नहीं जा रहे, रेड लाइन हमारी तरफ आती जा रही है, यानी कि कहने के मौके कम से कम हो रहे हैं। बिल्कुल यही बात है, और इसमें जो सबसे तकलीफदेह पहलू है वो ये है कि जब दबाव लाया जाता है किसी जर्नलिस्ट के ऊपर या मीडिया ग्रुप के ऊपर, तो बदकिस्मती से 1 या 2 या 3 मीडिया ग्रुप को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है या वो उसके खिलाफ बात करते हैं। तो मीडिया की तकसीम ऐसे की गई है कि जिसमें अगर आपने किसी जर्नलिस्ट को टारगेट करना है तो वो जर्नलिस्ट को टारगेट एक जर्नलिस्ट से ही करवाया जाता है, एक एंकर से ही करवाया जाता है, उसके खिलाफ शो करके, उसके खिलाफ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मुकदमात इस तरह के चल रहे हैं। तो ये जो तकसीम है ये सबसे परेशान कुन है। तो जर्नलिस्ट किस फोरम पे जाएं, किस फोरम पे जाएं, और दूसरे ये कि जब एक जर्नलिस्ट दूसरे जर्नलिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और उसे पता भी है कि वो इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हम उस जर्नलिस्ट का क्या करें? मसलन है तो दोनों जर्नलिस्ट ना। यही सबसे बड़ी बदकिस्मती वसत यही है कि जो पहले हुआ करता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अखबारात पर मेरे आई थिंक 96 में शायद गालबन जब कराची में 6 अखबारात पर पाबंदी लगाई, और उससे पहले भी 1-2 मरतबा ऐसा हुआ, तो तमाम तंजीमें अपने इख्तलाफात भुला के एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाती थी। और फिर ऐसा भी हमने देखा कि अखबार की हड़ताल की गई। एक दिन अखबार एज ए प्रोटेस्ट कराची में सिंध में 3 सहाफियों का कत्ल हो गया था, तो एक दिन अखबार की बाकायदा APNS, CPNE, PFUJ सब ने मिलके अखबार की हड़ताल की थी। बस ये फर्क आया है मजहर के अब तमाम तंजीमें अपने तमाम तर इख्तलाफात भुला के एक नया ग्रुप बना लेती हैं एक नया ग्रुप बना लेती हैं और एक दूसरे के खिलाफ इतना ज्यादा हो जाती हैं कि जो इख्तलाफात हैं, जो एक दूसरे पे तनकीद है, वो दुश्मनियों का रूप इख्तियार कर लेती है। अच्छा, एक चीज मैं तो खुल के कह रहा हूँ भाई, किसी को बुरी लगे, ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट की खाल पहन के जर्नलिज्म के रेवड़ में शामिल हो गए। ऐसे इनकी तादाद बहुत, अभी इस रिपोर्ट में ही जैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक वो किस तरीके से फ्रीलांस को लेते हैं, फ्रीलांस की कोई डेफिनेशन हमारे यहाँ है नहीं, यानी कोई भी फ्रीलांस बन सकता है। आप क्लब्स वगैरह की मेंबरशिप उठा के देख लें और उस फ्रीलांस जर्नलिस्ट से अगर आप पूछें कि भाई ये आप फ्रीलांसिंग करते किधर हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे ये नहीं पता कि किसी फ्रीलांस जर्नलिस्ट या XY जर्नलिस्ट को, और ये कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी NGO ने इस चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि किसी जर्नलिस्ट को जो टारगेट किया गया है वो उसकी किस स्टोरी पे किया गया है, कौन सी स्टोरी है। जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं उनकी स्टोरी भी उनके साथ मर जाती है, उसको उसका कोई दूसरा ग्रुप या वो मीडिया ग्रुप उस स्टोरी को भी फॉलो नहीं करता। तो मैं इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि किसी जर्नलिस्ट को अगर थ्रेट मिली है तो उसकी किस खबर पे मिली है। अगर किसी मीडिया ग्रुप को थ्रेट मिली है तो वो कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से उसको थ्रेट मिली है। कुछ लोग बताते हैं चीजें, यानी हम देखते हैं कि जब प्रोग्राम्स एडिट होते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें एडिट होती हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये एडिट क्यों की गई हैं। तो वो जाहिर है फिर बताया जाता है कि जी नहीं, ये आपकी रेड लाइन है, ये ग्रे एरियाज हैं, इसमें आपसे कहा गया था कि आप पहले भी एहतियात करें, नहीं की तो हमें ये करना पड़ता है। चीजें म्यूट हो जाती हैं, आप चले, एक तो एडिटोरियली म्यूट करना होता है,
और चीजें ये हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामला टेकअप किए थे, कुछ एंकर, पहले एक एंकर के मामला टेकअप किए, फिर दूसरे एंकर के, वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे, और ये मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में लाहौर में जब चीफ जस्टिस ने डॉक्टर शाहिद मसूद के केस में, तो उस वक्त मैंने ये कहा कि आप ये तो पूछें उस ऑर्गेनाइजेशन से बुला के कि आपने तो एक्शन लिया है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कभी एक्सप्लेनेशन ली उस एंकर से कि जी आपने ये प्रोग्राम किया है, ये एथिकली गलत है, तो आप भी तो बताएं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर वो एंकर आपको रेटिंग दे रहा है तो उस पे 7 गुना माफ है। सही। वो सुप्रीम कोर्ट में भी उस पे फाइन लग जाएगा, वो मालिक उसको फाइन भी दे देगा, लेकिन अब खुद उसके खिलाफ कभी वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद पे उसकी मार्केट वैल्यू जो है, बल्कि वो अगले चैनल में डबल सैलरी पे जाएगा। एक वक्फा ले ले मजहर, बहुत मजेदार गुफ्तगू हो रही, वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। ज़ेर बहस मौजू है पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल पे CPG की ताज़ा तरीन रिपोर्ट। मज़हर अब्बास हमारे साथ है। मज़हर, मुझे एक उलझन है यार, ज़रा उसे सुलझाने की कोशिश करो। एक तरफ तो CPG कह रही है कि जी जो कोई वाईफाई किस्म की रस्सी है जिससे कि सहाफ़त का गला जो है वो घोंटा जा रहा है, नादीदा रस्सी है। हम जो यहाँ के कुछ चैनल्स हैं जिनमें बहुत से ख़ानदानी चैनल भी हैं, उनमें छांटी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हर हफ्ते हर महीने ये ख़बर भी आ रही है कि भाई नए नए चैनल उभर के सामने आ रहे हैं, इतने लाइसेंस हैं, और वो 3 महीने बाद कोई ट्रांसमिशन शुरू कर देगा, कोई 6 महीने बाद कर देगा। तो ये आपको अजीब व गरीब माहौल नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है कि जर्नलिस्टों की तादाद बढ़ती जा रही है, जर्नलिज्म खत्म होती जा रही है। सही। आप देख लें जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस अब बाकी नहीं रही हैं मेरी नज़र में कि जो प्रोफेशन को प्रोटेक्ट कर सकें, जो प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया था जावेद जब्बार और जस्टिस नासिर असलम जाहिद की, अगर उस मीडिया कमीशन की रिपोर्ट, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उस कमीशन की रिपोर्ट पे अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। मज़हर, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अगर वाकई इतना दायरा तंग हो रहा है सहाफत के गिर्द, तो ये नए चैनल कैसे आ रहे हैं? आप ये देखें ना कि ये सवाल जब किया जाता है तो मेरी नज़र में तो जो इनके अगर बैकग्राउंड देखें जो लोग लेकर आ रहे हैं, तो मुझे तो ये इसमें कोई वो नहीं लगता कि या तो ये ब्लैक मनी को वाइट करने वाला सिलसिला है, और या ये अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए चैनल्स का नाम सामने रखा जा रहा है, क्योंकि चैनल्स का अपना एक जो उनकी पावर है वो नजर आती है। वो हर आदमी को तो नहीं पता, हर ऑर्गेनाइजेशन को या हर बिजनेसमैन को या हर उसको तो नहीं पता कि इस चैनल की अपनी क्या वैल्यू है। तो आप चैनल का नाम लें, जिस तरह हमने अखबारात को देखा कि अखबारात का जो जवाल आया उसमें हमें नजर आया, लेकिन आज भी, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को खत्म करने की बात की जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मज़हर ये बताओ, ये नए चैनल आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें असल चीज ये लाए तो चैनल्स आ भी रहे हैं, लोग बिजनेस इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें नजर आ रहा है पावर कि जो पावर है वो चैनल के पास आ गई है, यानी मीडिया पावर जो है चैनल के पास आ गई है। और आपको कहां से आ गई है? चैनलों से तो छाटियां हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि सहाफत का हल्का तंग हो रहा है। नहीं, हल्का तंग हो रहा है ना। आप गैप देखें ना, गैप कितना बढ़ रहा है। जहां 50,000 या 25,000 और 25 लाख और 30 लाख, इस सूरत हाल से निमटने के लिए या सूरत हाल को चैलेंज करने के लिए या इस सूरत हाल को काउंटर करने के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इतनी ताकतवर नहीं रही हैं। CBA यूनियन खत्म हो गई हैं, PFUJ टुकड़ों में तकसीम हो गई है। यानी नए पाकिस्तान में नई इनकलाबी हुकूमत जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रही, वो भी गैर जानिबदार लग रही है। जिस वक्त इमरान खान ने इलेक्शंस कैंपेन शुरू की थी तो उस वक्त
तो ये बहुत बड़ा उनका स्लोगन, उनके स्लोगन्स में रहा था, उनके प्रोग्राम का हिस्सा रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को खत्म करें। सबसे ज्यादा वो क्रिटिक रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के वज़ीर। आज उसका दिफा किया जा रहा है कि जी हम फिर अपना प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ाएंगे अगर हम वजारत इत्तलात खत्म कर दें। आज इस चीज को ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी कहा गया कि पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान और APP को खुद मुख्तार इदारा बना देंगे, लेकिन वो तो मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, चीजें बेहतर हुई हैं, PTV पे आपको अपोजिशन का कवरेज, इसका हमेशा से ये आर्गुमेंट रहा है, लोग इसी को आजादी सहाफत कहते हैं कि जी हम अपोजिशन और हुकूमत की कवरेज, चीज ये नहीं है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को मसावी कवरेज मिल रही है, नहीं है, चीज ये है कि वाकई वो खबरों के लिहाज से मिल रही है उसकी। ये अगर हो सकता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अगर बात कहे तो वो नंबर 1 लीड हो सकती है, और कोई अपोजिशन वाला बात कहे तो वो भी नंबर 1। तो ट्रीट करना, खबरों को किस तरह ट्रीट किया जाता है ये हम भूल चुके हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि अब जो लिखने वाले हैं उन्हें खुद ही एहतियात करनी पड़ती है कि जी आप एहतियात से लिखें वरना आपका कॉलम छपेगा नहीं, और या आप ना लिखें। और यही चीज प्रोग्राम करने वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो असल जो इस वक्त चैलेंज है वो सिर्फ आउटसाइड नहीं है, चैलेंज इनसाइड बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मज़हर, तो जो आज़ाद हैं, मतलब 4-5 कह लें 10 लोग हैं, आपको लगता है कि वो इस स्ट्रगल को आगे बढ़ा पाएंगे, पेनिट्रेट कर पाएंगे चीज़ें बेहतर? जैसे इन्होंने भी कहा नया पाकिस्तान है, नई हुकूमत है। देखिए, मतलब इमरान खान साहब को अभी नहीं तो आगे चल के एहसास होगा, इस गवर्नमेंट को आगे चल के एहसास होगा कि इस तरह मीडिया जो है वो लेके नहीं, मीडिया को इस तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। यानी वो कोई ऐसा उनकी तरफ से कोई इस तरह का दबाव नहीं है। मुझे मौजूदा हुकूमत की तरफ से मीडिया के ऊपर किसी किस्म का दबाव फिलहाल नहीं नजर आ रहा, या इस तरह की कोई भी रिपोर्ट वो आ रही हैं। लेकिन उन्हें इस चीज पे सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अभी आपने शुरू में प्रोग्राम किया यूनिवर्सिटीज को फारिग करने के, गवर्नर हाउस, PM हाउस सारे उनको वो करने का। ये जो एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एक जरिया रहा है 70 साल से डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन रही है, जिसके जरिए अगर आप अभी भी सिंध में देखें तो कोई 6 अरब रुपए का केस चल रहा है, और जगहों पे भी देखें। हाँ, ये रवैया अगर तब्दील नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर हालात नहीं बदलेंगे। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास, आपने बहुत ही सैर हासिल एनालिसिस किया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ज़ाहिर ख़त्म हो चुका है, मजबूरी है। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और हाँ, ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।